नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। अब तक हम अपने चैनल पर 10 अच्छे स्मॉल कैप बिजनेसेस स्टडी कर चुके हैं जिनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए हैं। अभी अर्निंग सीजन चल ही रहा है। कंपनियां लगातार अपने सितंबर क्वार्टर माने कि Q2 रिजल्ट्स निकाल रही हैं। तो आज अपनी Q2 FY26 रिजल्ट सीरीज की तीसरी वीडियो में हम 5 नए स्मॉल कैप बिजनेसेस डिस्कस कर रहे होंगे जिनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। हम इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल्स को समझेंगे, इनके रिजल्ट्स देखेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका भविष्य कैसा दिख रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो किसी भी तरह से इन बिजनेसेस पर बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसका आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है कार ट्रेड टेक। कार ट्रेड को हमने यहाँ यूट्यूब पर जून क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद भी कवर किया था। बाकी अपनी कम्युनिटी में तो हम इसे काफ़ी समय से कवर करते आए हैं। कार ट्रेड एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये नई और सेकंड हैंड कार्स और मोटरसाइकिल्स के परचेज और सेल के लिए ऐप्स और वेबसाइट्स चलाते हैं। इनके कई प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि कार वाले, बाइक वाले, कार ट्रेड, श्री राम मॉल वगैरह, जहां पर आप जाके नई और पुरानी गाड़ियां दोनों की जानकारी ले सकते हैं, उन्हें खरीद सकते हैं। कार ट्रेड एक प्लेटफॉर्म बिजनेस हुआ जो कार बेचने वालों को कार खरीदने वालों से या कस्टमर से कनेक्ट कराता है। इनके प्लेटफॉर्म्स पर ऑटो डीलर्स, ऑटो कंपनियां वगैरह आके एड्स या विज्ञापन चलाते हैं ताकि वो अपनी सेल बढ़ा सकें और वहां से कार ट्रेड की इनकम आती है। इनका ये एक रीमार्केटिंग का सेगमेंट भी है जहां पे गाड़ियों की नीलामी करवाते हैं। इसके अलावा इन्होंने हाल ही में OLX इंडिया का बिजनेस भी खरीदा था। OLX को तो आप जानते ही होंगे, ये कई सारी कैटेगरीज के लिए यूज्ड प्रोडक्ट्स का मार्केट प्लेस है जहां पर आप जाके सेकंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, कार्स वगैरह बेच सकते हो या खरीद सकते हो। अब देखिए, कार ट्रेड के बिजनेस मॉडल में स्ट्रेंथ और मोट क्या है कि इसे नेटवर्किंग इफेक्ट्स का फायदा मिलता है। नेटवर्किंग इफेक्ट्स आप ऐसे समझो कि कार ट्रेड पर आप गाड़ियों की जानकारी इसलिए लेने जा रहे हो क्योंकि वहां पर इतने सारे डीलर्स और ऑटो कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर रखी है। इतने सारे मॉडल्स लिस्टेड हैं और ऑटो प्लेयर्स अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करने इसलिए इनके प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं क्योंकि वहां कई सारे कस्टमर्स हैं। तो एक चीज है तो दूसरी चीज है और दूसरी चीज है इस वजह से पहली चीज है। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इसलिए चलाते हो क्योंकि आपके दोस्त व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो किसी नई कंपनी के लिए ये एग्जिस्टिंग नेटवर्क इफेक्ट्स वाले बिजनेस मॉडल को ब्रेक करना बहुत कठिन हो जाता है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि ये एक प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी बिजनेस है। ऐसे बिजनेस मॉडल्स में होता क्या है कि आप में जो प्लेटफॉर्म बनाना था या उसका डेवलपमेंट करना था, उसका खर्चा एक बार में सब हो गया शुरुआती सालों में। अब जब आपकी सेल्स बढ़ती हैं तो आपकी टेक्नोलॉजी कॉस्ट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ती है। थोड़ा मेंटेनेंस का खर्चा रहता है, थोड़ा अपग्रेडेशन करना होता रहता है, पर उतना तेजी से आपके खर्चे नहीं बढ़ते हैं। ऐसे में सेल्स बढ़ने पर मार्जिन्स बहुत तेजी से एक्सपांड करते हैं। तीसरी स्ट्रेंथ इनके बिजनेस मॉडल में क्या है कि इनका 95% नए विजिटर्स का ट्रैफिक ऑर्गेनिक है। मतलब जो भी नए यूजर्स आ रहे हैं कार ट्रेड पर या इनके जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, कार वाले, बाइक वाले, OLX वगैरह, उनकी मार्केटिंग पर इन्हें खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। ये यूजर्स अपने आप से इनके प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे हैं। ऐसे में दूसरे और तीसरे पॉइंट्स दोनों को साथ में लेकर हम ये बोल सकते हैं कि इनके खर्चे उस स्पीड से नहीं बढ़ेंगे जिस स्पीड से इनकी सेल्स बढ़ रही हैं। इसी दिशा में आप देखोगे कि Q2 में इनकी सेल्स पिछले साल से 25% बढ़ी हैं, जबकि खर्चे बस 7% बढ़े हैं। ऐसे में एबिटा पिछले साल से 94% बढ़ा है या कहने को ऑलमोस्ट डबल हो गया है और एबिटा मार्जिन 21% से सीधा 33% पहुंच गई है। ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है मार्जिन में। इस वजह से मुनाफा इनका पिछले साल से डबल से भी ज्यादा होकर या 109% ग्रो करके 64 करोड़ हो गया है। ये सारी संख्याएं लैक्स में हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। बाकी हम ये सब नंबर्स देखकर ये जरूर बोल सकते हैं कि कार ट्रेड को बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज मिली है और यही ऑपरेटिंग लेवरेज इस बिजनेस को भविष्य में भी फोकस में रखेगी। जो इनका कंज्यूमर ग्रुप बिजनेस है वहां एबिटा मार्जिन 40% पहुंच गई है और मैनेजमेंट ने ये आगे 50, 55, 60% तक जाने की बात की है। बाकी इनका OLX इंडिया का एक्वायर्ड बिजनेस भी बेहतर हुआ है। पिछले क्वार्टर ये थोड़ा पीछे चल रहा था, पर यहाँ इस क्वार्टर ग्रोथ बेहतर हुई है। सेल्स यहाँ 17% बढ़ी हैं। यहाँ भी मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। आप देखोगे एबिटा मार्जिन 18% से सीधा 30% पहुंच गई है। तो ये एक अच्छा बिजनेस है जिसे आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। वैल्यूएशन आपको मे भी थोड़ा ज्यादा लगेगा। अभी जैसे स्क्रीनर 80 का PE दिखा रहा है, पर आपको ये बिजनेस थोड़ा अलग नजरिए से देखना है। ग्रोथ तो आ ही रही है, जैसे इसमें 20 से 25% रेट से,
बाकी मेरे अंदाजों के हिसाब से अगले साल कार-ट्रेड 950 करोड़ की सेल ला सकता है। मार्जिन्स बढ़ेंगे तो बेयर केस में फॉरवर्ड पीई 40 और बुल केस में 35 तक जा सकता है। अगर फिर भी आप इस वैल्यूएशन से कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप कार-ट्रेड को अपने रेडार पर रख सकते हैं फ्यूचर करेक्शंस के लिए। कार-ट्रेड के बाद हम लोग 2 माइक्रो कैप बिज़नेसेस को स्टडी करेंगे। इनमें पहला है उत्सव सीज़ेड गोल्ड ज्वेल्स। उत्सव का पिछले साल आईपीओ आया था। ये एक बी2बी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है। मतलब कि ये मार्केट की अन्य ज्वेलरी बेचने वाली कंपनियों के लिए ज्वेलरी बनाने का काम करता है। इनके कस्टमर्स की बात करें तो पीएन गडगिल, वैभव ज्वेल्स, भीमा ज्वेलर्स, नीलकंठ ज्वेलर्स इनके मशहूर कस्टमर्स हैं। उत्सव का ज़्यादातर क्लाइंट बेस साउथ इंडिया में है। जैसे इनकी महाराष्ट्र से 38% सेल्स आती हैं, तमिलनाडु से 14 से 15%, फिर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात का कुल मिला के 25% के आसपास शेयर है इनकी सेल्स में। इनका 20 और 22 कैरेट की लाइट वेट ज्वेलरी में स्पेशलाइजेशन है, जिसमें ये इयररिंग्स, पेंडेंट्स, अंगूठियाँ, ब्रेसलेट्स वगैरह बनाते हैं। इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। ये एक एसएमई बिज़नेस है, तो रिजल्ट्स 6 महीनों में एक बार आते हैं। आप देखोगे H1 में, माने कि इन अप्रैल से सितंबर के महीनों में सेल्स इनकी पिछले साल से 67% बढ़ी हैं और एबिटा इनका 184% बढ़ा है। यानी कहने को 3 गुना हो गया है। इसी दिशा में एबिटा मार्जिन भी 5.6% से बढ़कर 9.5% तक पहुंच गई है। ये ग्रोथ सिर्फ सोने का भाव बढ़ने से नहीं आई है। H1 में वॉल्यूम ग्रोथ 25% रही है। मतलब कि उत्सव को सोने के दाम बढ़ने से तो फायदा मिला ही है। इसके अलावा इन्होंने पिछले साल से 25% ज्यादा ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करके भी बेची है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी रही है। मुनाफा पिछले साल से 3 गुना 29 करोड़ रुपए हो गया है और पैट मार्जिन 3.5% से बढ़कर 6.2% पहुंच गई है। स्काई गोल्ड की तरह उत्सव भी मुंबई बेस्ड है। इनके पास अंधेरी में लगभग 8,300 स्क्वायर फीट एरिया की फैसिलिटी है, जिससे ये हर साल 1.5 टन ज्वेलरी बना सकते हैं। इसमें ये 5,600 स्क्वायर फीट का और प्रोडक्शन एरिया ऐड कर रहे होंगे, तो इनकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1.5 टन से बढ़कर 2.5 टन हर साल पहुंच जाएगी। तो हमें यहाँ आगे भी अच्छी विजिबिलिटी दिख रही है ग्रोथ की। उत्सव ने इस साल 1100 से 1200 करोड़ सेल्स का टारगेट दिया है। पिछले साल इनकी लगभग 650 करोड़ के आसपास की सेल रही है। ऐसे में अगर ये इस साल का टारगेट पूरा कर लेते हैं अपना, तो ये लगभग 85% ग्रोथ होगी। और आप देखोगे H1 में ये अच्छी खासी ग्रोथ ले आए हैं। इनकी H1 में सेल्स जैसे कि 475 करोड़ रुपए पहुंच गई हैं। तो H2 में बाकी का टारगेट मीट करना कोई बहुत कठिन नहीं होगा इनके लिए। इसके अलावा पिछले पूरे साल इनका नेट प्रॉफिट 25 करोड़ रुपए था और इस साल के H1 में ये 29 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर चुके हैं। ज्वेलरी कंपनीज के लिए H2 H1 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि H2 यानी इन अक्टूबर से मार्च के महीनों में दिवाली, धनतेरस पड़ते हैं और फिर शादियों का सीज़न भी शुरू हो जाता है। अगर हम कंज़र्वेटिव होकर भी चलें कि H2 में भी ये कम से कम H1 जितना 30 करोड़ के आसपास मुनाफ़ा कर ले जाएँगे, तो उत्सव इस साल 60 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट कमा सकता है। ऐसे में इस साल के अंदाज़न मुनाफ़े पर उत्सव का फॉरवर्ड पीई बस 10 से 11 निकल कर आता है, जो इतने तेज़ ग्रो कर रहे बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा वैल्यूएशन है। बाकी इनका लॉन्ग टर्म में FY30 तक 4 से 5,000 करोड़ सेल्स लाने का टारगेट है, जो कि आपकी बढ़िया 35 से 40% की सीएजीआर सेल्स ग्रोथ बनती है FY26 के लेवल से। तो उत्सव एक अच्छा माइक्रो कैप बिज़नेस है, जिसे आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। इसमें रिस्क क्या देखना है आपको कि अब क्योंकि ये एक एसएमई बिज़नेस है, तो एसएमई बिज़नेसेस छोटे पोर्टफोलियोज़ के लिए आइडियल नहीं होते हैं। आपको अपना एलोकेशन देखकर चलना पड़ेगा अगर आपकी इस बिज़नेस में रुचि आती है। उत्सव के बाद अगला माइक्रो कैप बिज़नेस या हमारी लिस्ट का तीसरा बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे, वो है एसकेएम एग प्रोडक्ट्स। आपको नाम से ही अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कंपनी एग्स या अंडों के बिज़नेस में होगी। एसकेएम का मार्केट कैप कुछ 1,1100 करोड़ रुपए है और ये एग्स, एग पाउडर, लिक्विड एग की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और सप्लाई के बिज़नेस में है। इनके पास खुद के पोल्ट्री फार्म्स हैं, जहाँ पर ये एग्स वगैरह प्रिपेयर करके भारत में और अन्य देशों में भी सप्लाई करते हैं। जैसे मिल्क पाउडर होता है, वैसे ही एग पाउडर होता है और टेट्रा पैक्स में जैसे लंबी शेल्फ लाइफ वाला दूध आता है, ऐसे ही एग लिक्विड भी होता है। इनका इस्तेमाल आपका कन्फेक्शनरी, बेकिंग और एफएमसीजी सेक्टर्स में ज़्यादा रहता है। एसकेएम की ज़्यादातर सेल्स जापान, रशिया और यूरोप से आती हैं। और तो और एसकेएम एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इनका एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स में कुछ 65 से 70% मार्केट शेयर है। पर हुआ क्या था कि एग प्रोडक्ट्स के इंटरनेशनल मार्केट्स में दाम गिरने की वजह से इनका पिछला साल बेकार गया था। आप देखोगे सेल्स इनकी 690 करोड़ से लगभग 30% गिर के 490 करोड़ के आसपास रह गई थी। पर इस साल से बिजनेस बेहतर हुआ है। आप देखोगे कि जून क्वार्टर में एसकेएम की सेल्स पिछले साल से 49% बढ़ी हैं और फिर
सितंबर क्वार्टर में यानी कि इन जुलाई से सितंबर के 3 महीनों में इनकी सेल्स पिछले साल से 58% बढ़ी हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि यूएसए, यूरोप और जापान में बर्ड फ्लू आया है। ऐसे में हुआ क्या है कि वहाँ पर अंडों का प्रोडक्शन कम हो गया है और कई जगहों में तो पोल्ट्री कलिंग या छटाई की जा रही है, पर डिमांड तो है ही एग्स की। ऐसे में भारत से ड्राइड एग पाउडर और एग लिक्विड के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ दिक्कत क्या है एसकेएम के साथ कि इनका मैनेजमेंट ना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन निकालता है, ना कॉन्फ्रेंस कॉल्स करता है। तो हमारे पास कुछ खास जानकारी नहीं है ये पता लगाने के लिए कि बिजनेस लेवल पर क्या चल रहा है। मुझे बस ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है इनकी एनुअल रिपोर्ट से। इसमें इन्होंने कहा है कि ये रशिया में नए डिस्ट्रीब्यूटर्स और पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, जिससे इनका एग पाउडर का बिजनेस वहाँ थोड़ा एक्सपैंड करेगा। एग पाउडर की रशिया में काफ़ी ज़्यादा कन्फेक्शनरी और बेकिंग डिमांड है और ये इनका मेन मार्केट भी है। तो एसकेएम एक कमोडिटी बिजनेस हो गया जिसे आप खुद से स्टडी कर सकते हैं, पर आपको ना इससे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। एक तो इतनी छोटी कंपनी है, इन्वेस्टर कम्युनिकेशन भी नहीं है और फिर पूरा कमोडिटी बिजनेस है। ऐसे में मार्जिन्स में वॉलेटिलिटी का बहुत बड़ा रिस्क रहता है, पर इसका वैल्यूएशन अभी काफ़ी अट्रैक्टिव चल रहा है। जैसे एसकेएम में अब तक H1 में मतलब कि अप्रैल से सितंबर के महीनों में 40 करोड़ का मुनाफा रहा है। अगर हम बाकी के 6 महीनों के लिए भी यही 40 करोड़ मुनाफे का अंदाजा लेकर चलें तो FY26 में एसकेएम कुछ 80 करोड़ के आसपास मुनाफा कर लेगा। अभी स्क्रीनर का 20 का पीई दिख रहा है, पर फॉरवर्ड बेसिस पर 14-15 का पीई निकल कर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में बर्ड फ्लू की वजह से भारत से एग प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स फोकस में रहेंगे और हमें अगले 3 से 6 महीनों में भी एसकेएम में अच्छा टॉप लाइन और बॉटम लाइन एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। तो देखिए एसकेएम और उत्सव अभी अच्छे बिजनेसेस लग रहे हैं क्योंकि इनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, पर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद अच्छे रहेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो सबको पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, पर आप ऐसे सोचो कि आप किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए तभी होल्ड करोगे ना जब उसके हर क्वार्टर, हर साल अच्छे रिजल्ट्स आते रहेंगे। इसलिए अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो या आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो आपको सारे नहीं, कम से कम अपने पोर्टफोलियो बिजनेसेस को तो ट्रैक करते रहना पड़ेगा। जिस कारण से या स्ट्रैटेजी से आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हो वो प्ले आउट हो भी रही है कि नहीं हो रही है। पर दिक्कत क्या आती है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ कि इनको पता ही नहीं चलता है कि कब किस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और पता भी चल जाए तो ये नहीं समझ में आता है कि इन रिजल्ट्स को स्टडी कैसे करें। और तो और इतनी सारी कंपनियां हैं मार्केट में 5-6 हज़ार के आसपास, तो किस किस को ट्रैक करें। तो इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है जहां हम 150 से ज़्यादा अच्छे अच्छे बिजनेसेस को क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है कंपनीज पर ध्यान दीजिएगा ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं। 6,000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपको मंथली रेट 1,000 रुपए पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस 850 रुपए पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें मैसेज करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। चौथा स्टॉक जो हम स्टडी करेंगे वो है एसबीएफसी फाइनेंस। ये एक एनबीएफसी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि ये लोन या कर्जा देने के बिजनेस में है। एसबीएफसी का लगभग 10,000 करोड़ के आसपास एयूएम है और ये एक छोटा एनबीएफसी है और इनकी देश भर में 220 ब्रांचेज हैं। एयूएम आपका वो पैसा होता है जो आपने आगे लोन पर दिया हुआ है। एसबीएफसी की एमएसएमईज को, माने कि छोटे बिजनेसेस को 5 से 30 लाख रुपए तक के छोटे लोन्स देने में एक्सपर्टीज है। 5 से 30 लाख रुपए ये जो लोन साइज है ये एक बहुत अच्छा सेगमेंट है। पूरे एमएसएमई लेंडिंग सेक्टर में इस सेगमेंट का शेयर 28% है और ये सेगमेंट सबसे तेज 24.5% के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। और एसबीएफसी के पास जो फिलहाल ये 10,000 करोड़ के आसपास का एयूएम है, ये पैसा इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, एचडीएफसी, बजाज जैसे बड़े नामों से उधार लिया है। अब हम जल्दी से इनके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। Q2 में इनका एयूएम पिछले साल से 29% बढ़ा है और इनका आगे भी इसी 30% के आसपास रेट से ग्रो करते रहने का टारगेट है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि हमारे सामने एक तेज ग्रो कर रहे सेगमेंट से एक तेज ग्रो कर रहा बिजनेस है। आप देखोगे इधर तो एनपीएस कंपनी के बहुत थोड़े से बढ़े हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर डीपीडी प्लस 1 बकेट में बहुत शार्प इंक्रीमेंट देखने को मिला था पिछले 2 क्वार्टर्स में। डीपीडी प्लस 1 बकेट में आपके वो कस्टमर्स आते हैं जिनकी ईएमआई या लोन इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट से 1 दिन या उससे ज़्यादा डिले हो गई है।
जब पेमेंट 90 दिन से ज़्यादा डिले हो जाती है, तो वो आपके एनपीएज़ हो जाते हैं। पर आप देखोगे इधर भले क्वार्टर ऑन क्वार्टर डीपीडी प्लस 1 बकेट में इंक्रीमेंट है, पर आप देखोगे एनपीएज़ उतना तेज़ी से नहीं बढ़े हैं। माने कि इनके कस्टमर्स थोड़ा लेट पेमेंट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलमेंट मिस कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल पूरे एमएसएमई स्पेस में हुआ क्या है कि स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा है, तो खराब एनवायरनमेंट में भी एसबीएफसी 30% एयूएम ग्रोथ ला पा रहा है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, तो ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। इसमें मैनेजमेंट ने एक और चीज़ बोली है कि हालाँकि डीपीडी कस्टमर्स बढ़े हैं, पर जिस स्पीड से पहले बढ़ रहे थे, वो रेट कम हो गया है। मतलब अब उतने नहीं बढ़ रहे हैं जितना पहले बढ़ रहे थे। पर डीपीडी बकेट्स बढ़ने से होता क्या है कि आपकी जो क्रेडिट कॉस्ट है, वो बढ़ जाती है। इस वजह से आप देखोगे कि टोटल इनकम बढ़िया इनकी पिछले साल से 31% बढ़ी है, पर क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट तेज़ी से ऊपर चली गई है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट नहीं मिला है। पैट ग्रोथ भी 20% रह गई है। पर ये सब स्ट्रेस मेरी समझ से टेम्पररी है। हमें 2-3 क्वार्टर्स के बाद से इस बिज़नेस में अच्छी ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने को मिलने लगेगी। तो एसबीएफसी के रिजल्ट्स भी स्ट्रॉन्ग ही रहे हैं। अच्छा तेज़ ग्रो कर रहा बिज़नेस है, जिसे आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। 5वां और आखिरी बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे, वो है सेमी होटल्स। सेमी एक स्मॉल कैप होटल कंपनी है और ये मैरियट, हयात, शेरेटन जैसी मशहूर इंटरनेशनल ब्रांड्स के अंडर 31 होटल्स चलाते हैं। सेमी का मॉडल क्या है कि ये ज़्यादातर ऐसी प्रॉपर्टीज़ या होटल्स को ढूँढते हैं, जो अच्छा नहीं कर रही होती हैं और फिर उनका रिनोवेशन और उनकी रीब्रांडिंग करके उनको अच्छे ब्रांड्स के नीचे लाकर चलाते हैं। पर इस मॉडल में एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इन प्रॉपर्टीज़ को तैयार करने में ना इन्वेस्टमेंट काफ़ी लगती है, तो इनकी बैलेंस शीट आपको हमेशा हेवी दिखेगी, डेट हमेशा ज़्यादा रहेगा। सेमी बिज़नेस और कॉमर्शियल ट्रैवलर्स को टारगेट करता है और इनके जो ज़्यादातर होटल्स हैं, वो बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली एनसीआर और चेन्नई जैसे महानगरों में हैं, जो हमारे देश के सबसे बड़े ऑफिस मार्केट्स हैं। इसके अलावा इंटरनली भी ये अपनी कई प्रॉपर्टीज़ का एक्सपेंशन कर रहे हैं, उनकी रीब्रांडिंग कर रहे हैं। अभी इनका लगभग जो 42% पोर्टफोलियो है, वो अपस्केल या प्रीमियम होटल्स का है। रीब्रांडिंग और रिनोवेशन के बाद इनका 60% बिज़नेस प्रीमियम होटल से आ रहा होगा, तो हमें यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा अच्छा। रिजल्ट्स देख लेते हैं एक बारी इनके। सेल्स इनकी आप देखोगे पिछले साल से 11% बढ़ी हैं और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अच्छी 180% के आसपास की ग्रोथ आई है। पीबीटी पिछले साल से 14 करोड़ से बढ़कर 38 करोड़ रुपए हो गया है। हम लोग ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं देखेंगे, क्योंकि इधर आप नोटिस कर पा रहे होगे इन्हें 100 करोड़ के लगभग एक्सेप्शनल आइटम्स का वन टाइम बेनिफिट मिला है। तो ओवरऑल ये अच्छे नंबर्स हैं, आप स्टडी कर सकते हैं समी को। इसी दिशा में इनके मैनेजमेंट ने भी मीडियम से लॉन्ग टर्म में 9 से 11% रेट से अपनी सेल्स ग्रो करने का टारगेट दिया है। आपको ये 10-11% सेल्स ग्रोथ कम लगेगी, पर होटल्स जो होते हैं आपके एसेट हेवी बिज़नेसेस होते हैं। यहाँ ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छी मिलती है। ऐसे में ये जो 10-11% सेल्स ग्रोथ है, ये भी बॉटम लाइन में 20-30% ग्रोथ ला सकती है, क्योंकि आपका होटल चलाने का खर्चा तो वही रहेगा या थोड़ा-सा बढ़ेगा। इनके पास अभी लगभग 4,862 ऑपरेशनल रूम्स हैं, जिसमें 473 लगभग 10% रूम्स की रीब्रांडिंग चल रही है। इसके अलावा 1,500 आगे और रूम्स ऐड हो रहे होंगे। इनका बैंगलोर में 220 रूम्स का, हैदराबाद में 260 रूम्स और मुंबई में लगभग 700 रूम्स का एक काफ़ी बड़ा होटल प्लान्ड है, जिसका हाल ही में अपडेट आया है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हम ही में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ लाएँगी। अब देखिए अर्निंग सीज़न अभी चल ही रहा है और अब तक हम आपके लिए 15 अच्छे स्मॉल कैप बिज़नेसेस ला चुके हैं, जिनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए हैं। तो अगर आपको इस सीरीज़ का पार्ट 4 भी चाहिए कि हम अगली वीडियो में भी ऐसे 4 से 6 यूनिक बिज़नेसेस लेकर आएँ, जिनके अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, तो आप कमेंट्स में पार्ट 4 ज़रूर लिख दीजिएगा। तो इससे हमें आपके इंटरेस्ट लेवल का पता चलेगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लिए आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स ही मोटिवेशन है, ताकि हम लोग ये मेहनत करते रहें, इतनी रिसर्च करते रहें और आपके लिए ऐसी वीडियोज़ हर हफ्ते लाते रहें। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।